नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई वढ़ाई सब बढ़िया चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी समस्या हो तुरंत कमेंट में लिख दिया कीजिएगा, मैं तुरंत रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा और समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगा। लेकिन हार मान करके नहीं बैठना है, समय का दुरुपयोग नहीं करना है, बस इतना ही कहूँगा। यह समय बहुत ज़्यादा कीमती है। कोरोना के बाद लगातार एग्ज़ाम्स आएंगे और उनके लिए अभी से आप तैयारी करके रखेंगे तो आपको उस समय पछताना नहीं पड़ेगा, उस समय आपको बेचैनी नहीं होगी, इतना ज़्यादा हड़बड़ी नहीं होगी। ठीक है, आप आसानी से तैयारी कर सकेंगे, उस समय रिवीजन कर सकेंगे उस समय, और पूरे आत्मविश्वास के साथ हर प्रश्न सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो इस समय का दुरुपयोग मत कीजिए, पढ़ाई जारी रखिए, भले ही थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ते रहिए। ठीक, बस इतना कहूँगा। आगे देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग द्वितीय नगरीय क्रांति यानी कि 16 महाजनपदों का उदय, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना विषय, और मैं चंद्रवर्धन आपका स्वागत करता हूं अध्ययन इन्फोटेनमेंट में। आज का जो हमारा विषय है वह है द्वितीय नगरीय क्रांति या फिर महाजनपद काल इसको कहा जाता है, और इसका कालखंड जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिस समय बुद्ध काल चल रहा था या फिर बौद्ध धर्म का काल चल रहा था। ठीक है, तो ये बौद्ध काल के समकालीन मान सकते हैं आप इसको। ठीक, देख लेते हैं द्वितीय नगरीय क्रांति शब्द का, द्वितीय नगरीय क्रांति नहीं, सॉरी, नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो गार्डन चाइल्ड ने किया था। ठीक है, उनके पुस्तक का नाम था द अर्बन रिवॉल्यूशन। द अर्बन रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक में गार्डन चाइल्ड ने सबसे पहले नगरीय क्रांति शब्द का प्रयोग किया था, और उन्होंने नगरीय क्रांति के लिए 10 प्रमुख तत्व बताए थे जो कि नगरीय क्रांति के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो उसमें से कुछ प्रमुख तत्व जो थे वो हम लोग देख लेते हैं, और इसके माध्यम से हमें पता चलेगा कि आखिर भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत क्यों हुई। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। पहला तत्व है आपका शासक वर्ग का उदय। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, उत्तर वैदिक काल में जो भी जनपद थे वो अब जाकर के धीरे धीरे क्या होने लगे? महाजनपद में बदलने लगे थे। ठीक है, इस समय क्या हुआ? लोहे का प्रयोग भारी मात्रा में शुरू हो गया था, खास करके आपका उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के आसपास का इलाका जो था, गंगा यमुना दोआब का जो इलाका था, उसमें लोहे का भारी मात्रा में प्रयोग शुरू हो चुका था। ठीक है, और लोहे का प्रयोग शुरू होने से क्या हो गया कि कृषि के नए औजार बने, नए उपकरण बनने लगे। ठीक है, तो खेतों में ज़्यादा फसलें उगने लगी, किसान जो है अधिशेष फसल उगाने लगे। अब किसान जो है अधिशेष फसल उगाने लगे तो उन पर जो है कर व्यवस्था लागू कर दी गई, और इसके अलावा जो है शासक वर्ग जो थे वो अपना सैनिक वगैरह रखने लगे, और सैनिकों को खिलाने के लिए उनके पास पर्याप्त अनाज होता था, उनको देने के लिए कर से वेतन मिल जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके शासक वर्ग का भी उदय होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो गंगा यमुना दोआब में के क्षेत्र में आपका शासक वर्ग का उदय होना शुरू हो गया था। तो ये हो गया आपका पहला। दूसरा है आपका धर्म का प्रचलन। तो धर्म तो आप जानते ही हैं, भारत में धर्म बहुत सारे थे उस समय। बौद्ध धर्म का प्रचलन था उस समय, हिंदू धर्म भी था, अन्य धर्म भी थे। तो शैव धर्म हो गया, आपका वैष्णव धर्म हो गया, तो ये सब धर्म जो है लगातार चलते रहते थे। ठीक है, तो धर्म की तो भारत में कमी ही नहीं है। खैर, तो इसके बारे में तो बात ही नहीं करना कि धर्म का प्रचलन तो था ही। इसके अलावा देख लेते हैं मुद्रा का प्रचलन। तो मुद्रा का प्रचलन के बारे में देख लेते हैं। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के समय में ही हमारे यहाँ जो है आहत मुद्रा का प्रचलन शुरू हो गया था, और प्रथम जो है आहत मुद्रा मिली है। आहत मुद्रा क्यों कहते हैं इसको आप कमेंट में लिखिएगा, मैं पिछले 2-3 वीडियो में ये चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, तो आहत मुद्रा का प्रचलन यहाँ पर शुरू हो चुका था अपने भारत में, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में। ठीक है, तो मुद्रा का प्रचलन भी हुआ था, तो इसलिए भी द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। इसके अलावा व्यापार वाणिज्य का विकास, अब लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, व्यापार वाणिज्य जो है अपने मतलब कि बहुत ही प्रसिद्ध रूप से चल रहा था। वाराणसी था, आपका जो अंग का राजधानी था चंपा, ये सब जो है प्रमुख व्यापारिक केंद्र के, कौशाम्बी वगैरह जो है वो प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरे थे। ठीक है, और व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था। अनेक प्रकार के वाणिज्य और व्यापार और शिल्पियों का जिक्र जो है मिलता है, पाली ग्रंथों में मिलता है, अन्य जो ग्रंथ हैं उसमें मिलता है। ठीक, अच्छा एक और बात बता दूं, ग्रंथों पर जब हम आए गए हैं तो एक और बात बता दूं, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है आपका
अंगुत्तर निकाय, बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का ग्रंथ भगवती सूत्र, ठीक है, इन दोनों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह बहुत बार पूछा जा चुका है, वही भी आई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या है, लेखन कला का ज्ञान। तो इस समय आप जानते ही हैं ग्रंथ वगैरह लिखे जाने लगे थे, लेखन कला का ज्ञान हो ही चुका था, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो अधिशेष उत्पादन और कर व्यवस्था। तो जैसे मैंने बताया कि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, कृषि के नए उपकरण और औजार बनने लगे थे, इस कारण से हल का प्रयोग, हल में जो है आपका हल फाल में लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, इसलिए अधिशेष उत्पादन भी हो रहा था, और अधिशेष उत्पादन हो रहा था इसलिए कर भी लागू किए गए थे, ठीक है। व्यापारियों पर कर लागू किए गए थे, किसानों पर कर लागू किए गए थे राज्यों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि नगरीय क्रांति के लिए जितने भी तत्व महत्वपूर्ण होते हैं वो सब तत्व जो है आपका गंगा जमुना द्वीप क्षेत्र में मौजूद था, और इसीलिए द्वितीय नगरीय क्रांति की शुरुआत हुई, ठीक। तो यही पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। गंगा यमुना दोआब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार इत्यादि में जो है लोहे का प्रयोग शुरू हो गया था, खेती के लिए नए औजार और उपकरण बनने लगे थे, अधिशेष फसल उत्पादन हो रहा था, क्षेत्रीय भावनाएं जो थी वो प्रबल हो गई थी। अब खेती का उत्पादन चूंकि अधिशेष होने लगा था और एक ही जगह पर सारे किसान वगैरह मिलकर के, सारा समुदाय मिलकर के खेती किसानी व्यापारी वगैरह किया करता था, इसलिए जो क्षेत्रीय भावनाएं थी वो प्रबल होने लगी धीरे धीरे। अब आप एक ही क्षेत्र में लगातार अस्थायी रूप से रहते हैं तो आपके अंदर भी क्षेत्रीय भावना प्रबल तो होती है ना। कहते हैं ना कि आई एम प्राउड टू बी अ बिहारी, मुंबईकर कहते हैं अपने आप को, दिल्हाइट्स कहते हैं अपने आप को। तो ये क्षेत्रीय भावनाएं जो हैं वो तब भी थी जो आज है, ठीक। आगे देख लेते हैं, महाजनपदों का उदय, ठीक है। महाजनपदों का जो उदय है इसके बारे में पाली ग्रंथों में दिया हुआ है, जिक्र इसका किया गया है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो विंध्य के उत्तर में तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक जो है ये आपके महाजनपद फैले हुए थे। कहाँ से कहाँ तक, तो विंध्य पर्वत के उत्तर से लेकर के और उसके बाद आपका पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत से बिहार तक फैले हुए थे। अधिकतर जो इसमें थे वो विंध्य पर्वत के उत्तर में ही थे, ठीक है। और अधिकतर का विकास जो हुआ था वो आपका उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ही हुआ था, ठीक। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत या उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो सबसे जो शक्तिशाली थे उनमें 4 प्रमुख थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। यह पूछा भी जा चुका है कि सबसे शक्तिशाली कौन था, तो सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, जिसके उत्कर्ष के बारे में हम लोग आगे के वीडियोज में देखेंगे। तो मगध का उत्कर्ष हम लोगों को पढ़ना भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ के सारे वंशों के बारे में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो सबसे शक्तिशाली जो था 16 महाजनपदों में वो मगध था, लेकिन इसके अलावा 3 और जो थे वो भी शक्तिशाली थे, जिसमें आपका कोशल, वत्स और अवंती आते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, तो प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में 6 नगरों का उल्लेख मिलता है। जो आरंभिक बौद्ध साहित्य थे उनमें 6 प्रमुख नगरों का उल्लेख मिलता है। वो नगर कौन कौन थे, तो चंपा जो कि अंग की राजधानी थी, राजगृह जो कि मगध की राजधानी थी, इसके अलावा श्रावस्ती है, साकेत है, कौशाम्बी है और वाराणसी है, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते होंगे, सारा जो है वो आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक। अब हम लोग देख लेते हैं 16 महाजनपदों के बारे में, जिसमें अधिकतर जो है आपका बिहार और उत्तर प्रदेश में ही मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, गंगा यमुना दोआब में ही मिलता है। सबसे पहला जो है आपका, ये मैंने आपको बता दिया कि अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था और भगवती सूत्र जो कि जैन धर्म का ग्रंथ था, उसमें आपको 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 16 महाजनपदों के बारे में, और उसमें सबसे पहला है अपना अंग, ठीक है। और 16 महाजनपद को याद रखने के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है लोगों को, तो इस प्रकार से याद रखिए, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, अवंती, मत्स्य, सूरसेन, गांधार, कंबोज, ठीक है। तो इस प्रकार से 4-4 करके याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक। तो पहला है अपना अंग, ठीक है, जिसमें वर्तमान भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता है। बिहार में है भागलपुर और मुंगेर, तो ये क्षेत्र आते हैं। और इसकी राजधानी क्या थी, तो चंपा थी। इसके वास्तुकार जो थे वो महागोविंद थे, ठीक है। ये हर किताब में आपको नहीं मिलेगा, ये एस.के. पांडे में दिया हुआ है और सब लोग बताते भी नहीं है, लेकिन वास्तुकार जो थे इसके वो महागोविंद थे, ठीक है। और यह जो था व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ। और बिंबिसार ने अंग को मगध राज्य में मिलाया था। बिंबिसार ने
अंग को मगध राज्य में मिलाया था। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे हम लोग जब पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में तब हम लोग देखेंगे मगध वंश का उत्कर्ष पढ़ना, मगध राज्य का उत्कर्ष हम लोगों को पढ़ना है, तो उसमें आपका बिंबिसार का जिक्र है। आगे देख लेते हैं, तो मगध के बारे में देखते हैं। मगध के क्षेत्र में आधुनिक पटना, गया और शाहाबाद का क्षेत्र आता है, ये भी आपका बिहार का, ठीक है। इसका जो राजधानी था वो गिरिब्रज पहले बोला जाता था, अभी इसको राजगीर बोला जाता है। तो इसकी राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी, वर्तमान राजगीर। और इसका जो है पाली ग्रंथों में विस्तृत विवरण किया गया है, ठीक, मगध का। आगे देख लेते हैं वज्जी के बारे में। तो वज्जी जो है वह वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में था, ठीक है। वज्जी जो है वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में था और इसमें जो है टोटल 8 संघ हुआ करते थे, जिसमें 3 प्रमुख संघ थे, ठीक है। 3 प्रमुख संघ थे, जो कौन कौन थे तो देख लेते हैं। पहला था आपका विदेह, दूसरा था आपका वज्जी और तीसरा था लिच्छवी। और लिच्छवियों की जो राजधानी थी वही थी वैशाली, जहां मेरा घर है, ठीक। तो अपने बारे में बता दिया मैंने कि वैशाली में मेरा घर है, वैशाली जिला में और हाजीपुर में, ठीक। तो यह जो है आपका, इसमें 3 प्रमुख संघ थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। लिच्छवियों की राजधानी जो थी वह वैशाली थी और लिच्छवी ही जो थे सबसे मतलब कि सबसे शक्तिशाली संघ थे, ठीक है, लिच्छवियों का संघ। आगे देख लेते हैं, तो इसका जो तुलना किया गया है, वैशाली का जो तुलना किया गया है वो आधुनिक वसाढ़ गांव में किया गया है, जो कि वैशाली में है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो वर्तमान मुजफ्फरपुर का क्षेत्र इसमें आता है, हमारे बगल में ही है, मुजफ्फरपुर हाजीपुर के बगल में ही है, 40-45 किलोमीटर पर। तो वो क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं काशी। तो काशी जो है वह वज्जी के पश्चिम में स्थित था और इसकी राजधानी वाराणसी थी। वाराणसी को अभी भी काशी के नाम से जानते हैं, जहाँ के आपके सांसद हैं माननीय मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो इसको कौन नहीं जानता है। शक्तिशाली राजा यहाँ का था कौन? ब्रह्मदत्त। यहाँ का शक्तिशाली राजा था ब्रह्मदत्त, जिसने आपका कोसल को जीता था, ठीक। और बाद में कोसल के राजा कंस ने काशी को जीत लिया था। तो सबसे पहले जो है आपका ब्रह्मदत्त ने जीत लिया किसको? कोसल को। और फिर कोसल का राजा जो कंस था उसने जीत लिया काशी को, ठीक। तो इस प्रकार से इन लोगों में लड़ाइयाँ चलती रहती थी, अपना युद्ध चलता रहता क्षेत्रों को जीतने के लिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं कोसल के बारे में। तो कोसल की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, ठीक है। और इसकी तुलना आधुनिक जो आपका क्षेत्र है सहेत महेत गांव से किया जाता है, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो उत्तर में नेपाल था इसके, दक्षिण में सई नदी, पश्चिम में पांचाल और पूर्व में गंडक नदी तक यह विस्तृत था, ठीक। आगे देख लेते हैं, तो सरयू नदी के द्वारा इसका 2 भागों में विभाजन किया जाता था। उत्तरी कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी थी कुशावती, ठीक है। तो सरयू नदी आप जानते हैं, आज तो खैर भगवान राम के मंदिर का जो है आपका स्थापना होने वाला है, मतलब कि उसका भूमि पूजन होने वाला है। तो कोसल राज्य जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सरयू नदी के बारे में कौन नहीं जानता है, सरयू नदी आपकी अयोध्या में बहती है। तो यह जो क्षेत्र है अयोध्या का क्षेत्र भी जो है इसमें शामिल है कोसल में, तो आप जरूर याद रखिएगा। उत्तरी कोसल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कोसल की राजधानी कुशावती। और यहीं का राजा प्रसेनजीत था, ठीक है, जो कि भगवान बुद्ध का समकालीन था और भगवान बुद्ध का मित्र भी था, ठीक है। कोसल में शाक्यों का जो कपिल वस्तु गणराज्य था, ठीक है, शाक्यों का कपिल वस्तु गणराज्य भी जो था वह कोसल में ही शामिल था, जिसकी तुलना जिसको आज के डेट में पिपरहवा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही जो कपिल वस्तु था इसी के पास लुम्बिनी में नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इसी की दूसरी जो राजधानी थी, शाक्यों की जो दूसरी राजधानी थी वही नेपाल में लुम्बिनी थी, ठीक है, जहाँ पर बुद्ध भगवान का जन्म हुआ। और यह जो था व्यापार तथा वस्त्र उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र भी था, ठीक। आगे देख लेते हैं मल्ल के बारे में। तो मल्ल जो है यह देवरिया जिला मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसको माना जाता है। और इसके 2 भाग थे। प्रथम भाग जो था उसकी राजधानी कुशीनारा थी, जहां पर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। और दूसरा जो राजधानी था इसका वो था पावापुरी या फिर पावा, जहां पर आपका महावीर का
परिनिर्वाण या फिर महावीर की मृत्यु हुई थी। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो आपके भगवान बुद्ध थे और महावीर दोनों का जो परिनिर्वाण हुआ वह मल्लों के क्षेत्र में ही हुआ था। तो याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं आपका वत्स के बारे में देख लेते हैं। तो यह इसका जो क्षेत्र था वो आधुनिक इलाहाबाद था और राजधानी जो थी इसकी कौशाम्बी थी। ठीक है, अब देख लेते हैं तो बुद्ध काल में यहाँ पर किसका शासन चल रहा था? पौरव वंश का शासन यहाँ पर चल रहा था बुद्ध काल में। ठीक, और यहाँ का राजा कौन था? उदयन था। ठीक है, उदयन यहाँ का राजा था जिसने जब कौशाम्बी गए थे भगवान बुद्ध तो उनकी बहुत ज़्यादा आपकी सेवा की थी, बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया था। और यह बाद में जो है आपका पिंडोला नामक बौद्ध भिक्षु से दीक्षा लेकर के बौद्ध धर्म में शामिल भी हो गया था उदयन। ठीक, तो यह भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो यह जो था प्रसिद्ध व्यापारी नगरी था, व्यापार यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। और हाल ही में यहाँ के उत्खनन से आपका उदयन का राजप्रसाद भी मिला है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं तो कुरु के बारे में देख लेते हैं। कुरु को कौन नहीं जानता? कुरु से कौरव, कौरव से आपके हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, सब महाभारत तो आप लोग देखे ही होंगे। तो मेरठ दिल्ली और थानेश्वर हरियाणा का कुछ भाग जो है इसके अंतर्गत आता था और राजधानी इसकी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पहले तो हस्तिनापुर हुआ करती थी लेकिन बाद में क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ हो गया। ठीक, आगे देख लेते हैं तो बुद्ध काल में यहाँ का जो राजा था वह कौरव्य था। ठीक है, और यहाँ पर पहले राजतंत्र था लेकिन बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था। ठीक, आगे देख लेते हैं पांचाल के बारे में। तो पांचाल की द्रौपदी थी, इसको भी आप महाभारत काल से जानते हैं। ठीक है, तो आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद जिले जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राजधानी इसकी जो थी वो उत्तरी पांचाल की राजधानी थी अहिच्छत्र, जिसको रामनगर के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी काम्पिल्य। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो कान्यकुब्ज नगर जो था वह इसी पांचाल में ही था। कान्यकुब्ज नगर जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द्रौपदी भी यहीं की थी और कौटिल्य के समय यहाँ पर गणराज्य की स्थापना हुई थी, यह याद रखिएगा। ठीक, अब देख लेते हैं अवंती के बारे में। तो आधुनिक मालवा एवं मध्य प्रदेश के भाग इसके अंतर्गत आते हैं और इसके भी जो है दो भाग थे। प्रथम भाग जो था वह उत्तरी अवंती था जिसकी राजधानी उज्जैन थी, और दक्षिणी अवंती की राजधानी कौन थी? महिष्मती थी। महिष्मती आप लोग जानते हैं बाहुबली, तो महिष्मती को तो भूल ही नहीं सकते हैं, बाहुबली 1, 2 दोनों देखा होगा। आगे देख लेते हैं अवंती राजा चंद्रप्रदोत था। अवंती का ही राजा चंद्रप्रदोत था या फिर चंद्रप्रदोत कहा जाता है, जिसको पीलिया की बीमारी हो गई थी, जॉन्डिस जिसको कहा जाता है। तो उसको पीलिया की बीमारी हो गई थी जिसका इलाज बिंबिसार के वैद्य जीवक ने किया था। ठीक है, तो यह हम लोग आगे भी पढ़ेंगे बिंबिसार के बारे में। ठीक है, लेकिन यह याद रखिएगा आप कि यहीं का राजा चंद्रप्रदोत था जिसको पीलिया की बीमारी हुई थी और उसका इलाज जो है जीवक ने किया था, जो कि बिंबिसार का वैद्य था। ठीक, आगे देख लेते हैं तो महाकच्चायन से दीक्षा लेकर के चंद्रप्रदोत जो था वह बौद्ध भिक्षु बन गया था। ठीक है, और मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीता था। तो ये सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। क्या? तो मगध नरेश शिशुनाग जो कि शिशुनाग वंश का शासक था उसने आपका अवंती को जीता था। दूसरा आपका चंद्रप्रदोत के बारे में बताया, वो भी याद रखिएगा। चंद्रप्रदोत को दीक्षा किसने दी थी? महाकच्चायन ने दी थी, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट पूछा जा सकता है या फिर पूछा जा चुका है। सूरसेन के बारे में देख लेते हैं। तो आधुनिक व्रज मंडल का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है जिसकी राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और मथुरा को कौन नहीं जानता है? भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता है? तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे देख लेते हैं चेदी वंश जो था वह बुंदेलखंड के क्षेत्र में था, यमुना के किनारे। ठीक है, और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी सोत्थीवती। इसकी राजधानी थी सोत्थीवती। और चेदी का ही नरेश आपको याद होगा, महाभारत अगर आपने देखा होगा या फिर श्री कृष्णा देखा होगा, तो यहीं का राजा था शिशुपाल, जिसको गर्दन उड़ा दिया था, जिसका सुदर्शन चक्र से किसने? कृष्ण भगवान ने। ठीक है, क्योंकि उसने 100 से ज़्यादा अधिक गालियाँ दी थी। और इसकी कहानी आप लोगों ने महाभारत में भी पढ़ी होंगी और देखी होंगी और श्री कृष्णा वगैरह में भी देखी होगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
तो मत्स्य के बारे में देख लेते हैं। तो आधुनिक जयपुर के पास जो है इसका स्थान माना जाता है, और इसी में जो है आपका अलवर और भरतपुर का भी क्षेत्र आता है जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। और इसका संस्थापक जो था वो विराट था, और उन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम विराट नगर पड़ा था, ठीक। आगे देख लेते हैं अस्मक के बारे में। तो अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था, ठीक है। और इसकी राजधानी थी पोटना या फिर पोटिल, पोटना या फिर पोटिल। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि केवल यही एक अस्मक ही केवल एकमात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित था। तो यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे देख लेते हैं गांधार के बारे में। तो आधुनिक पेशावर रावलपिंडी का जो क्षेत्र है वह इसमें आता है, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में कौन नहीं जानता है। प्राचीन भारत में आपका तक्षशिला जो था वो विद्या का और ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, ठीक है। तो यह गांधार में ही था, ठीक। और इसका एक और प्रमुख नगर था पुष्कलावती, जो कि अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। आगे देख लेते हैं कम्बोज के बारे में। तो यह जो था उत्तरापथ में अवस्थित था, आधुनिक राजौरी और हजारा जिला में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो राजधानी इसकी थी राजपुर या फिर हाटक, राजधानी राजपुर या फिर हाटक, ठीक। और कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा है। इसका अर्थ होता है कि कृषि, पशुपालन, शस्त्र और वाणिज्य पर अपनी जीविका चलाने वाले, मतलब वार्ता शस्त्रोपजीवी। और यहाँ का जो है घोड़ा सबसे प्रसिद्ध था उस काल में, ठीक। तो कम्बोज का घोड़ा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था, ये याद रखिएगा। वार्ता आपको कौटिल्य ने इसको क्या कहा है तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी ये 16 महाजनपदों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं इसके कुछ राजनीतिक भाग के बारे में, सिक्कों के बारे में, ठीक है, और कुछ व्यापार वाणिज्य के बारे में, ठीक। तो आइए देखते हैं। आइए देखते हैं श्रेणियों के बारे में, ठीक है। तो श्रेणी संगठन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। श्रेणी जो है वो एक ही प्रकार के काम करने वाले व्यवसायियों का संगठन हुआ करता था, जिसको श्रेणी कहा जाता था, ठीक है। और जिसका प्रधान जो होता था, प्रमुख जो होता था, उसको श्रेष्ठिन कहा जाता था, ठीक है। श्रेष्ठिन कहा जाता था या सेठी कहा जाता था या फिर जेत्थक कहा जाता था, श्रेणियों का प्रमुख, ठीक है। आगे देख लेते हैं सार्थवाह के बारे में। तो व्यापारियों की श्रेणी का जो प्रमुख हुआ करता था उसको सार्थवाह कहा जाता था। और श्रेणियां जो थी उन्हीं के पास न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकार भी हुआ करते थे। यही जो है वो बैंकिंग का भी काम करते थे, नाप तोल का भी काम करते थे, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण भी करते थे, और जो मजदूरों की पारिश्रमिक होती थी उसका भी निर्धारण यही लोग करते थे, श्रेणियां ही करती थी, ठीक है। और जो श्रेणियों के नियम होते थे वो उसको श्रेणी धर्म कहा जाता था। श्रेणियों के जो नियम होते थे, आपसी नियम, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं भंडारा गारिक जो था वह श्रेणियों में विभिन्न प्रकार की श्रेणियां हुआ करती थी, तो उनके बीच में एकता स्थापित करने के लिए एक अधिकारी हुआ करता था जिसको भंडारा गारिक कहा जाता था, ठीक है। आगे देख लेते हैं महाश्रेष्ठी के बारे में। तो बड़े नगरों में जो श्रेणियों की बड़ी बड़ी श्रेणियां हुआ करती थी उनको महाश्रेष्ठी कहा जाता था, ठीक है। व्यापारियों की जो बड़ी श्रेणियां हुआ करती थी। आगे देख लेते हैं। तो शिल्पियों की 18 श्रेणियों का उल्लेख इसमें मिलता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, 18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। वाराणसी में वेश्य या वणिकों की गली थी, और साथ ही हाथी दांत के शिल्पियों की गली का भी उल्लेख मिलता है। तो वाराणसी में वेश्य या फिर वणिकों की गली का उल्लेख मिलता है, और हाथी दांत के शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है। कहाँ? वाराणसी में, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं और देख लेते हैं आहत मुद्रा के बारे में। तो मुद्रा का जो अध्ययन होता है उसको अंग्रेजी में न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक्स, ये आपको पता भी होगा। प्राचीनतम सिक्के, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि 5वीं सदी ईस्वी पूर्व का हमें जो है प्राचीनतम सिक्का मिला है जिसको आहत सिक्का कहा जाता था, और यह जो है मुख्यतया चांदी का ही हुआ करता था। वैसे तांबे के भी सिक्के मिले हैं, आहत सिक्के मिले हैं, ठीक है।
अब देख लेते हैं तो डीडी कौशाम्बी जो कि इतिहासकार थे और रैप्सन, इनके द्वारा जो है आहत सिक्कों की विस्तृत व्याख्या की गई है। ठीक, बौद्ध ग्रंथ में सिक्कों को कासारपन या फिर कहापन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में सिक्कों को कासारपन या फिर कहापन कहा गया है। ठीक है, सोने का कोई सिक्का नहीं मिला है, सोने का कोई सिक्का नहीं मिला है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तो तांबे का जो सिक्का है वह 146 ग्रेन का है और जो आपका चांदी का सिक्का है वह 180 ग्रेन का है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ठीक, आगे देख लेते हैं तो मुद्राओं की जो प्राचीनतम निधियां मिली हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से मिली है, लेकिन प्राचीन काल में सिक्कों का जो है कुछ अवशेष जो है, कुछ जो आपका होर्ड है जिसको निधि कहते हैं, वह तक्षशिला में भी मिला है। ठीक है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, मगध हो गया और तक्षशिला हो गया जहाँ पर सिक्के मिले। ठीक, आगे देख लेते हैं व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो कंबोज, कोसल, वाराणसी इत्यादि जो थे वो प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर अवस्थित होने के कारण प्रमुख व्यापारिक नगर बन गए थे। ठीक है, इसमें सबसे प्राचीन बंदरगाह के बारे में देख लेते हैं। तो पश्चिमी तट पर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था? उसका नाम था भृगु कक्ष, या इसी को बैरी गाजा कहते हैं या फिर भरौच कहते हैं। ठीक है, तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशाल बंदरगाह। ठीक है, सबसे प्राचीन बंदरगाह। इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा और बंगाल के पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति बंदरगाह भी जो हैं वो व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक, याद रखिएगा, सोपारा और ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति बंगाल में और सोपारा कहाँ? महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर। इसके अलावा देख लेते हैं तो कंबोज एवं गांधार से घोड़े जो हैं वो उत्तरापथ से लाकर वाराणसी में उनकी बिक्री की जाती थी। तो कंबोज और गांधार के घोड़े प्रसिद्ध थे, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं बावेरु जातक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। इसमें कहा गया है कि मध्य एशिया में आपका मोरों और कौवों का निर्यात किया जाता था। बावेरु जातक जो कि बौद्ध ग्रंथ है उसमें कहा गया है कि आपका मोरों और कौवों का निर्यात मध्य एशिया में किया जाता था इस काल में। ठीक, आगे देख लेते हैं तो शिल्पियों एवं व्यापारियों से कर की वसूली की जाती थी। शिल्पियों से क्या किया जाता था कि एक दिन का बेगारी करवा लिया जाता था, मतलब कि काम करवा लिया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था। जबकि जो व्यापारी थे उनसे उनके बिक्री पर जो आप वो सामान बेचते थे उनकी बिक्री पर चुंगी की वसूली की जाती थी, और चुंगी की वसूली जो करता था उस अधिकारी को सौलकिल या फिर शुल्काध्यक्ष कहा जाता था। शुल्किल या फिर शुल्काध्यक्ष कहा जाता था व्यापारियों से चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं कुछ प्रमुख तथ्य जो कि पूछे जा चुके हैं। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वह था अवंतिका। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं तो उदयन और वासव दत्ता की दंत कथा, मतलब कि उदयन का वासव दत्ता के साथ प्रेम प्रसंग जो था उसका एक नाटक में वर्णन किया गया है जिसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक में महाकवि भास ने उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन किया है। ठीक है, और यह जो है उज्जैन से संबंधित है, याद रखिएगा, पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे देख लेते हैं तो विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली था। प्राउड ऑफ बीइंग एट वैशाली, फ्रॉम वैशाली। ठीक है, तो विश्व का प्रथम गणतंत्र वैशाली में माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा राजा चेटक जो थे वो लिच्छवी के राजा थे जिनकी पुत्री चेलन्ना का विवाह जो था बिंबिसार से हुआ था। यह हम लोग मगध वंश में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर चूंकि लिच्छवी की चर्चा है इसलिए मैंने बता दिया कि लिच्छवी के राजा थे चेटक जिनकी पुत्री चेलन्ना का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था जो कि मगध का राजा था। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास जो था वह अर्धचंद्राकार था। यह भी पूछा जा चुका है कि प्राचीन श्रावस्ती नगर का जो विन्यास था वह किस आकार का था, तो यह अर्धचंद्राकार का था। ठीक है, और इसका जो है 1861 में आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन करवाया था जिसमें इसका पता चला था। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ पूछे गए प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है और हमारा यहाँ पर 16 महाजनपदों का काल जो है वो समाप्त होता है। अब हम लोग चलेंगे मुख्य विषय पर जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, और उसके बाद मौर्य काल, फिर गुप्त काल और काम खत्म। ठीक है, तो इस संगम युग भी हम लोग पढ़ेंगे इसी में, प्राचीन भारत के इतिहास में। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे। तो
अब जो है हमारा मुख्य चीज़ शुरू होने वाला है। यहाँ तक हम लोगों ने पृष्ठभूमि देख लिया। अब जो है भारत का मुख्य इतिहास जो है, राजकीय इतिहास जिसको कहते हैं, राजनीतिक इतिहास कह सकते हैं, वह शुरू होने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए। इसमें अधिकतर प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि पूछे जा चुके होते हैं। मैं हर प्रश्न सम्मिलित करता हूँ, कोई भी छोड़ता नहीं हूँ, चाहे वीडियो बड़ा हो या छोटा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए और कमेंट भी जरूर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।